हाय स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, जिसमें हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अगेन वही कॉम्बिनेशन, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी थी उनके अकॉर्डिंग सीरीज पैरेलल हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन हमारा रह गया है, दैट इज़ अ मिक्स कॉम्बिनेशन। ये आसान है, मुश्किल नहीं है, इसके बारे में सुनेंगे। सबसे पहले मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज़ और पैरेलल दोनों एक साथ होता है। ओके, सीरीज़ और पैरेलल दोनों एक साथ होगा, तो दैट इज़ ये आपके सब सेल्स हैं जो सीरीज़ में लगे हुए हैं, और ये पूरी सीरीज़ वाली जो रो है ये इस तरीके से कॉलम्स में लगी हुई है। तो मान लीजिए कि एक सीरीज़ में जो है आपकी एक रो के अंदर ई जो है आपके एन सेल्स हैं, तो जो नेट ईएमएफ हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एन ई। ओके, क्योंकि ये सारी सीरीज़ में है तो ये एन ई हो गया। वहीं अगर सिर्फ इस रो के रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो इट विल बिकम एन आर, बिकॉज आर प्लस आर, क्योंकि सब सीरीज़ में सब डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। एन है इसीलिए एन इंटू आर। सिमिलरली इसका भी एन ई होगा, एन आर होगा। सिमिलरली इसका भी एन ई होगा, एन आर होगा। अब ये ऐसे तो रो है और इस तरीके से ये कॉलम्स हैं, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 अप टू एन कॉलम्स। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका आर। अब इस केस में क्या होता है आपका कि जो नेट ईएमएफ होता है पैरेलल में, वो जो एक रो के अंदर होता है वो सबके अंदर होता है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या होगा, जो आपका ईएमएफ है वो सेम रहेगा, दैट इज़ द एन इंटू ई। नाउ अब अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए एक रो की तो एन आर है। अब अगर हम ये मान लें कि देयर आर एम नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स हैं आपके वो एम हैं। ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर एम के लिए अगर हम लोग काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR जब टू एम तक। तो ये 1 + 1 + 1 ये एम तक जा रहा है, क्योंकि एन तो हम लोग रो में काउंट कर चुके हैं और ये हम कॉलम में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एम तक जाएगा, इसीलिए एम 1 + 1 एम। अब एम एन की जगह एम हो जाएगा, जो हम पहले एन करते थे पढ़ते हुए आ रहे हैं वो अब एम होगा, क्योंकि हमने एम कॉलम माने हैं। सो 1/R इंटरनल इज इक्वल टू M/NR। तो आर इंटरनल निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो NR/M। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल तो आपने ये निकाल दिया और एक्सटर्नल आपका आर है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट आर नेट इज इक्वल टू NR + MR/M, दैट इज योर टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट निकालने का वही सिंपल फार्मूला, I = E net upon R net। तो वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे, I = NE/NR + MR/M। M ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका MNE/NR + MR। ओके, अब इसमें ये वही सेम केसेस हैं, एक बार आप स्मॉल r को नेगलेक्ट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को, एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, देन यू विल गेट NE/R एंड ME/R। ओके, यानी यहाँ पर हमने क्या करा, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया, उसे बहुत छोटा मान लिया है, तो सिर्फ बड़ा वाला रेजिस्टेंस रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बड़े वाले को नेगलेक्ट कर दिया है, सिर्फ सेल के रेजिस्टेंस से कंपेयर करा है, तो ये आपका टोटल करंट आ जाएगा सेल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो अगला पार्ट एक छोटा सा दे रखा है होमवर्क में, कि आपको कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम करंट के लिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, I = MNE/E होता है, NR/MR होता है। इस केस में I की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब NR + MR की वैल्यू मिनिमम होगी। सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ NR + MR, देन यू विल गेट द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ओके, आगे चलते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी हम बात करें तो जिसे आप किरचॉफ लॉ के नाम से जानते हैं। किरचॉफ बेसिकली साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ था उनका किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो हम वन बाय वन इनकी बात करेंगे। सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या किरचॉफ का करंट लॉ, या फिर आप इसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ओके, तब एक ही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि द नेट करंट और एनी जंक्शन ऑफ अ करंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। ओके, ये इसका रूल था, पहला लॉ था, जिसमें क्या होता है आपका, इसका जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वो पॉइंट होता है यहाँ पर दो से ज़्यादा जो आपके वायर्स हैं या करंट्स आते या जाकर मिल रहे हों, यहाँ पे ये हो रहा है आपका, तो ये आपका जंक्शन हो गया। ओके, नाउ ए इज़ द जंक्शन, I1 I2 आपके इनकमिंग करंट्स हैं और I3 I4 और I5 आउटगोइंग करंट्स हैं। तो यहाँ पर करंट जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि I1 + I2 + I3 + I4 + I5 इज इक्वल्स टू 0। अब सवाल ये है कि ये माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि इनकमिंग को हमने प्लस ले लिया तो आउटगोइंग को हमें माइनस लेना पड़ेगा।
ठीक है, जो ये शो कर रहा है। तो इससे अगर हम लोग देखेंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा, ये सब माइनस के इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो दूसरे वर्ड्स में हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ये भी बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ इनकमिंग करंट ऑन अ जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी जंक्शन के पास कोई करंट नहीं रहता है लास्ट में। ओके, तो ये आपका किरचॉफ का पहला रूल हो गया। अभी किरचॉफ के सेकंड लॉ की बात करते हैं, जिसे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL भी बोलते हैं या फिर इसे लूप रूल भी बोलते हैं। ओके, लूप रूल क्या होता है? किसी भी सर्किट का जो क्लोज्ड फॉर्म होती है, किसी भी सर्किट के अंदर एक क्लोज्ड फॉर्म जो होती है आपकी, उसे आप लूप कहते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता था? करंट ज़ीरो होता था नेट। इसमें जस्ट जो आप वोल्टेज लॉ है तो इसमें वोल्टेज ज़ीरो होता है, यानी किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है सर्किट के अंदर, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो आपका यूज्ड हो, जैसे आप ड्रॉप कहते हो, वो सब बराबर ही होता है। जैसे ये है ना आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये R1 है, या R2 है, या R3 है। तो मान लो इस रेजिस्टेंस ने वोल्टेज V1 लिया, इसने V2 लिया, इसने Vn लिया। V की वैल्यू क्या होती है? IR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR1, IR2, IRN, इस तरीके से। तो यानी इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर 3 वोल्टेज है, V1, V2 और V3, ये तीनों प्लस कर दिए और इसे माइनस कर रहे हैं हम लोग जो सप्लाई है आपके। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज जो है आपके, ये आपके ड्रॉप है जो यूज़ हुए हैं सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस इसने खा ली है, अगर हम याद करने वाले टर्म से याद रखें तो, ठीक है। जबकि ये V जो है वो सप्लाई है। अब अगर ये आपने किस में ले लिया है? प्लस में, तो सप्लाई आपको माइनस में लेनी पड़ेगी। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि ड्रॉप पोटेंशियल इज इक्वल टू सप्लाइड पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू IR होता है। सो दिस इज़ द फॉर्म टू राइट द किरचॉफ वोल्टेज रूल, ये वोल्टेज लॉ। ओके, ये फॉर्म होती है V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अप टू IRN। नाउ जस्ट कम टू द मेथड, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोगों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि किरचॉफ का लॉ किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि सबसे पहले आप लूप डिसाइड करेंगे। ये मतलब पूरा एक तरीका दे रखा है आपको सॉल्व करने का, ठीक है। ये आप लोगों को नोट्स में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आखिर उसमें हो क्या रहा है उस पूरे रूल्स में। सबसे पहला रूल जो होता है हमारा, वो होता है कि आप लूप डिसाइड करेंगे। सपोज़ आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये फर्स्ट सेकंड अभी लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए ये सिंपल सर्किट है। तो आपसे कहता है कि आप इसे सॉल्व करिए, तो आपको ये सिर्फ इतना दे रखा हुआ है, ये फर्स्ट और सेकंड लिख कर नहीं देगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है। और हम लोग क्या करेंगे, ये वाला, ये पहला लूप और ये वाला आपका सेकंड लूप। पहले लूप में बैटरी है, सेकंड लूप में बैटरी नहीं है। तो सबसे पहला काम लूप डिसाइड करना हो गया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 होता है इस सर्किट के अंदर करंट को डिवाइड करना। ओके, करंट डिवाइड करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बैटरी से जितना करंट निकल रहा है उतना ही करंट इसके अंदर वापस आता है पूरे सर्किट में घूमने के बाद। तो चेक कर लेते हैं, ये मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सपोज इस बैटरी से I करंट निकलता है, यहाँ पर भी I जाएगा, यहाँ पर जाके इसे 2 रास्ते मिलेंगे, यहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कि इधर की तरफ करंट I1 चला गया, तो इधर कितना जाएगा आपका, ये टोटल I था, I1 इधर चला गया, तो इधर बचा I माइनस I1, ये इधर आएगा। ये करंट यहाँ से घूमता हुआ I1 घूमता हुआ यहाँ मिलेगा, और ये करंट इसको दोबारा यहाँ पे मिल जाएगा। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ से जो करंट आया है I माइनस I1 आया है, और यहाँ से जो करंट आया है वो आपका I1 आया। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये इधर की तरफ जाएंगे, तो यानी कि ऐड होकर जाएंगे। तो ऐड होने का मतलब हो गया I माइनस I1 प्लस I1, I1 से I1 कट गया तो I बचा, तो इधर I करंट जा रहा है। जितना करंट निकला था उतना करंट आ गया, यानी ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ओके, नाउ जस्ट कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा। तो मैंने यहाँ पर A पॉइंट स्टार्टिंग लिया है फर्स्ट लूप का, और A डैश पॉइंट लिया है सेकंड लूप के अंदर स्टार्टिंग। कि जब हम इसके अंदर वोल्टेजेस को ड्रॉप को काउंट करेंगे तो A पॉइंट से ही शुरू करेंगे और A पर ही ख़त्म करेंगे। ओके, यानी इस तरीके से घूमते हुए जाएंगे पूरे सर्किट में और यहाँ पर आकर ख़त्म कर देंगे। ओके, प्लस डायरेक्शन भी चूज़ कर लिया कि हम सर्किट में कैसे घूमेंगे। इसमें हम इस तरीके से घूम रहे हैं और इसमें भी हम इसी तरीके से घूमेंगे। ये हमारा रूल है कि हमें घूमना ऐसे ही है कि इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम लोग और इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। वैसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम होगी, तो आप हमेशा याद रखें कि आप हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये एरो बना दिया कि डेट वी आर मूविंग इन दिस सर्किट क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट A एंड इन दिस सर्किट फ्रॉम पॉइंट A डैश। अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा। ये आपको मैंने अलग अलग डायग्राम बना के दिखा रखे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 2, 6, 3, 5, 3 और 2, ये रेजिस्टेंसेस हैं आपके ओम के, वैल्यू है इनकी। तो क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं। हमने A पॉइंट से स्टार्ट करना है, हम लोग इधर आएंगे। तो करंट हमने कितना माना है यहाँ पर, I। ओके, तो 2I, IR होता है ना, तो 2I। फिर हम इधर चल रहे हैं और जो आपका करंट है I माइनस I1,
ठीक है, वो भी इधर की तरफ ही आ रहा है, यानी जैसे हम घूम रहे हैं हमारे डायरेक्शन में है, हमारे डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमने ले लिया 6, यानी आई आर होता है ना, तो 6 यानी आई माइनस आई वन इंटू 6, तो 6 इंटू आई माइनस आई वन एक ही बात है। और प्लस का क्यों लिया, क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं और करंट भी ऐसे ही चल रहा है। अभी हम लोग इधर आएंगे तो अगर हम देखेंगे तो आई का डायरेक्शन जो था यहाँ पे जो आया था, हमने डिसाइड किया था वो इधर की तरफ ही है, और हम भी घूमकर इधर ही आ रहे हैं क्योंकि ए से शुरू करा था और एक ही तरफ ही आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3i इज इक्वल टू, जो बैटरी आपकी होती है वो इक्वल टू में चली जाती है, दैट इज़ द 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, देन यू विल गेट दिस, एंड फाइनली यू विल गेट अ इक्वेशन 11i माइनस 6i1 इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ जस्ट कम टू द सेकेंड लूप। अब सेकेंड लूप के अंदर आएंगे और सेकेंड लूप में हम लोग घूमेंगे पॉइंट ए से। यहाँ पर करंट आपका I1 था, तो 5i1, हम यहाँ से घूमना शुरू करेंगे। पहला वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, 5i1, तो 5i1। आप ऐसे आएंगे, यहाँ पर भी सेम करंट है I1, तो यहाँ पे भी आप वही लिखेंगे, दैट इज़ द 2i1। यहाँ पे आएंगे तब भी वही करंट होगा, दैट इज़ द I1, तो 3i1 प्लस का, क्योंकि सारे सेम डायरेक्शन में करंट के साथ, आप भी ऐसे ही घूम रहे हैं सर्किट में और करंट भी ऐसे ही घूम रहा है। अब आप जैसे ही यहाँ पर आकर ऊपर जाएंगे दोबारा ए डैश पे जाने के लिए, तो ये आपको अपोजिट में मिलेगा, करंट इधर आया और आप इधर चल रहे हैं, तो ये माइनस में 6i माइनस I1। तो ये आपको इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। इसे आप घुमाकर लिख लेंगे थोड़ा सा, तो इक्वेशन बिकम 6i माइनस I1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है इस वाले लूप के अंदर। ओके, ये लिखा हुआ है। अब इसके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर रहे हैं, देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I एज 8/7 एम्पेयर एंड I1 एज 3/7 एम्पेयर। ओके, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका आ गया। इस वीडियोज़ को आप हो सके तो कम से कम 2-3 बार पीछे करके देख लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएँ। और जो हमने किया है वही लूप की तरह लिखा हुआ है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइसेस। इसमें हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ओके, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज आपको अभी करा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ, इसको हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ओके, तो जस्ट कम, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली कोई ब्रिज नहीं था, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था। उस अरेंजमेंट में उन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस लिए थे, जिसमें से 3 रेजिस्टेंसेस नोन होते थे। ओके, 4 रेजिस्टेंसेस लिए जिसमें 3 नोन होते थे। और जैसे कि PQRS है, तो PQ और R जो है यहाँ पर नोन है और S आपका अननोन रेजिस्टेंस है। तो इस अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया था। ओके, है कुछ नहीं इसमें, आपने पीछे किरचॉफ लॉ पढ़ा है, वही यूज़ होगा। कैसे होगा ये लोग हम अगली बार बात करेंगे। तब तक आप लोग इसे देखिए जो पिछला आपको मैंने पढ़ाया है। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।